नमस्कार दोस्तों, और हमारे आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेकाथलॉन की, एक ऐसा नाम जो स्पोर्ट्स की दुनिया में एक तरह से क्रांति ले आया था। लेकिन आज यही स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा स्टोर एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे कि आखिर कैसे ये विशाल साम्राज्य लड़खड़ा गया और इसके पीछे की असली वजह क्या है। चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है ना, एक 16 बिलियन यूरो की कंपनी, एक ऐसा ब्रांड जो अपनी सस्ती कीमतों और जबरदस्त पहुंच के लिए जाना जाता है, वो आज एक ग्लोबल संकट का सामना कैसे कर रहा है। आखिर इसका असली दोषी कौन है? ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वाकई चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, सिर्फ एक साल के अंदर भारत जैसे बड़े मार्केट में डिकैथलॉन, जो पहले 197 करोड़ के मुनाफे में थी, वो सीधे 65 करोड़ के भारी घाटे में चली गई, यानी कि कुल 262 करोड़ का एक जबरदस्त झटका। तो ये सब समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि डिकैथलॉन इतना कामयाब हुआ कैसे। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी उन 3 खास रणनीतियों पर जिन्होंने डिकैथलॉन को स्पोर्ट्स रिटेल का बेताज बादशाह बना दिया था। देखिए, डेकाथलॉन का मॉडल सच में बहुत अनोखा था। पहला, वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब डिजाइन से लेकर बिक्री तक सब कुछ खुद कंट्रोल करना, कोई बिचौलियां नहीं। दूसरा, उन्होंने अपने 20 से भी ज्यादा खुद के ब्रांड्स बना डाले। और तीसरा, महंगे सेलिब्रिटी विज्ञापनों पर पैसा बर्बाद करने की जगह उन्होंने वो पैसा R&D पर लगाया, और इसी वजह से वो बाजार में किसी को भी कीमत के मामले में टक्कर दे सकते थे। और उनके इस मॉडल का नतीजा वो यहाँ साफ साफ दिखता है। उनके प्रोडक्ट्स, चाहे वो टी-शर्ट हो, जूते हो या साइकिल, वो लगातार अपने कॉम्पिटिटर्स से 30 से 40% तक सस्ते होते हैं। तो ये मॉडल एकदम बुलेट प्रूफ लगता है ना? बिल्कुल। और शायद यही सबसे बड़ी समस्या थी। ये इतना परफेक्ट था कि किसी ने सोचा ही नहीं कि ये फेल भी हो सकता है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि जो ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। चलिए अब देखते हैं कि ये संकट कैसे बढ़ा, और इसके लिए हम उनके सबसे अच्छे बाजारों में से एक यानी भारत पर फोकस करेंगे, जहां पहली बड़ी दरारें दिखाई देनी शुरू हुई। ये देखिए, ये टाइमलाइन सब कुछ बयां कर देती है। जहां FY22 में ग्रोथ 41% थी, वो कुछ ही सालों में गिरकर सिर्फ 3% पर आ गई। ये कोई मामूली गिरावट नहीं है, ये तो एक उड़ते हुए रॉकेट पर अचानक ब्रेक लगाने जैसा है। बिजनेस के लिए ये एक कार्डियक अरेस्ट से कम नहीं था। और असली समस्या यहाँ दिखती है। एक तरफ रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 3% है, और दूसरी तरफ बिजनेस चलाने का खर्चा यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस 12% की रफ्तार से बढ़ रहा है। मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया। इसी ने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल दबाव बना दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ एक साल के अंदर डिकैथलॉन इंडिया का कैश रिजर्व, मतलब जो पैसा उनके पास था, वो 77% तक गिर गया। ये कंपनी के लिए एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, जहां उसे हर महीने के खर्चे के लिए अगले महीने की कमाई पर निर्भर रहना पड़ता है। वैसे एक छोटी सी बात, अगर आपको ये पूरी पड़ताल दिलचस्प लग रही है और आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे हमें ऐसे और विश्लेषण लाने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ भारत तक ही सीमित है। चलिए जरा दुनिया भर में एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और सिस्टमैटिक है। देखिए, डिकैथलॉन का संघर्ष हर बड़े बाजार में दिखाई देता है। अमेरिका में तो उन्हें 2-2 बार अपना कारोबार बंद करना पड़ा। यूके में घाटा डबल हो गया। ऑस्ट्रेलिया में 7 साल से कोई मुनाफा नहीं है। और ताजुब की बात तो ये है कि अपने घर यानी फ्रांस में भी ग्रोथ बिल्कुल ठप पड़ गई है। और ये चार्ट उनकी ग्लोबल कहानी को एक ही तस्वीर में दिखा देता है। वह सामान तो ज्यादा बेच रहे हैं, रेवेन्यू 5.2% बढ़ा है, लेकिन उनका मुनाफा लगातार कम हो रहा है, जिसमें 15.5% की भारी गिरावट आई है। तो सवाल ये उठता है कि इन सभी विफलताओं के पीछे वो कौन सी एक आम कमजोरी है जो हर जगह दिखाई दे रही है। ये स्लाइड उनकी सबसे बड़ी समस्या को बहुत अच्छे से समझाती है। उनका पूरा मॉडल भारत जैसे उभरते बाजारों के लिए बना था, जहां लोग कीमत को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। यहाँ 500 रुपए बचाना बहुत मायने रखता है। लेकिन अमेरिका और यूके जैसे विकसित बाजारों में लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं। वहाँ नाइकी का लोगो दिखाना ज्यादा जरूरी है, और यहीं पर डिकैथलॉन का मॉडल फेल हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है, डिकैथलॉन का पूरा बिजनेस मॉडल सिर्फ एक चीज के लिए बना था, कीमतें कम करना।
और यही चीज उन बाजारों में एक अभिशाप बन गई जहां ब्रांड इमेज की कीमत पैसों से ज्यादा है। यानी कि जो चीज उन्हें सफलता की सीढ़ियों पर ले गई वही अब उन्हें नीचे खींच रही है। तो अब इस संकट से निकलने के लिए डिकैथलॉन एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है और उन्हें अपनी पूरी की पूरी रणनीति को बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये है डिकैथलॉन का नया गेम प्लान। वो अपने 85 से ज्यादा ब्रांड्स को घटाकर सिर्फ 9 पर ला रहे हैं। प्रोफेशनल एथलीटों के लिए नए प्रीमियम ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं, बड़े शहरों में एक्सपीरियंस स्टोर बना रहे हैं और अब कोचिंग और रिपेयर जैसी सर्विसेज पर भी फोकस कर रहे हैं। ये एक तरह से अपने डीएनए को बदलने जैसा है। लेकिन इस नई रणनीति में एक बहुत बड़ा लेकिन है। इन सब बदलावों का मतलब है कि कीमतों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और ये सीधा उनके उस मूल वादे को चुनौती देता है जिसके लिए वे जाने जाते थे, यानी कम कीमतें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बढ़ी हुई कीमतों और एक नई पहचान के साथ डिकैथलॉन सर्वाइव कर पाएगा या फिर वो उसी चीज को छोड़ रहा है जिसने उसे इतना सफल बनाया था? ये एक बहुत बड़ा दांव है। अब हम आपकी राय जानना चाहेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? डिकैथलॉन के साथ आपका अनुभव कैसा रहा है और क्या आप ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार होंगे अगर क्वालिटी बेहतर हो? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी बिजनेस केस स्टडीज की गहरी पड़ताल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।